आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लीव रूल के MCQ टेस्ट 3 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक है। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 46, नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज। नो लीव शैल बी ग्रांटेड, लीव नहीं दिया जा सकता है किसी GS को, गवर्नमेंट सर्वेंट को, इफ ही इज ऑन लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट, लास्ट ईयर के सर्विस में है तो उसको तो दिया जा सकता है, उसको तो और प्रायोरिटी बेस पे दिया जाता है। अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन में कोई भी लीव अलाउड नहीं होता है। टू वर्क एज एन एग्जामिनर, एग्जामिनर के वर्क के लिए दिया जाएगा, प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। टू विजिट अब्रॉड विथ प्रॉपर परमिशन, इसके लिए भी मिलेगा। तो अंडर सस्पेंशन में नहीं मिलता है लीव, कोई भी लीव अलाउ नहीं होता है। Which of the below mentioned institutions may also be accepted for the grant of medical certificate for the purpose of grant of commuted leave? कौन सा इंस्टीट्यूट कम्यूटेड लीव, कम्यूटेड लीव क्या होता है? तो रूल नंबर 30 की अगर बात करें, अगर आपको मैंने पिछले वीडियो में ध्यान हो तो बताया होगा, रूल नंबर 26, 27, 28 ये EL से रिलेटेड है, 29 HPL से रिलेटेड है, और 30 जो है कम्यूटेड लीव के बारे में चर्चा करता है। और जो कम्यूटेशन का जो प्रोसेस है कि लीव से आने के 30 डेज, ज्वाइन करने के बाद 30 डेज तक एम्प्लाई राइटिंग में अथॉरिटी को, लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी को लिख करके दे सकता है कि मुझे लीव को कम्यूट करना है। जो जो प्रोविज़न है, डेट मीन्स मेडिकल सर्टिफिकेट दे करके HPL को EL में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 10 में आता है। रूल नंबर 10 में कम्यूटेशन के प्रोसेस के बारे में कहा गया है। तो ये जो कम्यूटेशन होगा HPL से EL में, उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कम्यूटेशन करने के लिए। तो वो AMA ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंस या CGHS के केस में CGHS के डॉक्टर दे सकते हैं। साथ ही साथ CSMA रूल में डिस्क्राइब है कि एम्स न्यू दिल्ली भी दे सकता है, PGIM दे सकता है, JIPMER पौंडीचेरी दे सकता है, ऑल ऑफ द अबव ये सभी दे सकते हैं जो भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एब्सेंस बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव शैल बी डेबिटेड टू हिज लीव अकाउंट एज। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी लेके गया, सपोज कीजिए EL लेके गया और लीव एक्सपायर होने के बाद भी वो वापस ज्वाइन नहीं किया, एक्स्ट्रा लीव वो पे रह गया, तो उस केस में लीव अकाउंट के कौन से लीव से डिडक्ट किया जाएगा वो एक्स्ट्रा डेज? तो बोला जाता है कि जिस एक्सटेंट तक HPL अवेलेबल रहेगा उतना HPL कट कर लिया जाएगा, बाकी EOL लगा दिया जाएगा। उस एम्प्लाई के अकाउंट में सैलरी जो है EOL लगा दिया जाएगा। तो जितना HPL है, टू द एक्सटेंट सच लीव इज ड्यू, जितना लीव ड्यू है उतना HPL काट लिया जाएगा। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑन 16 जुलाई फॉरनून, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वॉलंटरीली रिटायर हो जाता है 16 जुलाई फॉरनून को, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल ही बी इंटाइटल टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर? अब देखिए 2 हाफ ईयर होता है, कौन कौन सा? 1 जनवरी और 1 जुलाई। 1 जनवरी से 30 जून और 1 जुलाई से 31 दिसंबर, ये 2 हाफ ईयर होते हैं एक ईयर में। तो इन दोनों हाफ ईयर के स्टार्टिंग में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 EL क्रेडिट होते हैं, एडवांस क्रेडिट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया 16 जुलाई को, तो 16 जुलाई को वो लेने वाला है रिटायरमेंट, वॉलंटरीली रिटायरमेंट। तो उस हाफ ईयर में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए कितना EL क्रेडिट होना चाहिए, एडवांस क्रेडिट होना चाहिए, कितना बनता है उसका? तो जुलाई से दिसंबर का तो 15 मिल रहा था, लेकिन वो तो 16 जुलाई को रिटायर हो रहा है। तो ऐसे केस में रूल क्या कहता है कि हर एक, जिस मंथ में एम्प्लाई रिटायर हो रहा है
उस हाफ ईयर के लिए जितना कंप्लीटेड फुल मंथ होगा। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड फुल मंथ कितना है, जुलाई नहीं है कंप्लीटेड, 16 को ही रिटायर हो रहा, तो 0 हो गया। जुलाई अगस्त वगैरह तो है नहीं क्योंकि वो जुलाई में ही रिटायर हो रहा है। 1 जुलाई से गिनेंगे तो एक भी महीना नहीं हुआ कंप्लीटेड, तो 0 डेज उसको मिलेगा। 0 मतलब कितना हो गया, नील। 1 महीना होता तो 2.5 मिलता तो 3 बोल देते, 1 महीना भी नहीं है, सो 0 नील। अंडर व्हाट ग्राउंड्स प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ हॉलीडेज टू लीव आर अलाउड ऑटोमेटिकली। कोई लीव लेते हैं तो उसके पहले या बाद में संडे है, हॉलीडे है, वो अगर आता है तो वो अटैच हो जाएगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ऐसा किस लीव में होता है, तो ईएल अगर हम लेते हैं, कोई लीव लेते हैं कैसे, तो ऑन प्राइवेट ग्राउंड, ऑन मेडिकल ग्राउंड, बोथ प्राइवेट एंड मेडिकल, किसी भी बेस पे ईएल हम अपने काम से लें या मेडिकल ग्राउंड पे एचपीएल लें। अगर संडे पहले आ रहा है या प्रीफिक्स या सफिक्स हो रहा है तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। ऐसा हम लोग करते ही हैं, बोथ प्राइवेट एंड मेडिकल ग्राउंड। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट employment elsewhere while on leave except in the case of service agent। आप छुट्टी लेके गए और उस छुट्टी में कहीं पे अर्निंग नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट दूसरा नहीं ले सकते। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते थे, सपोज कीजिए कि मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, तो 2 महीने की गर्मी छुट्टी होती है और उसमें हम जाकर के किसी कोचिंग में पार्ट टाइम जॉब कर लेते, 2 महीने के लिए जॉब कर लेते। लेकिन ऐसा सीसीएस रूल्स के अगेंस्ट है, हम लीव में या हॉलीडे में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते बिना परमिशन के। अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तभी संभव है, एजुकेशनल नेचर का अलाउ किया जा सकता है, बट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए प्राइवेट ग्राउंड पे हम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकते, मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं कर सकते, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के रूप में काम कर सकते हैं, ये अलाउड है। सो ये एक रिलैक्सेशन है, एग्जामिनर के रूप में हम जो हॉलीडे में है ना, छुट्टी लेकर के एग्जामिनर के रूप में जॉब कर सकते हैं। यहाँ से इसको मेल फिल कर देते हैं, जस्ट ए मिनट। अगला क्वेश्चन 43, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। किसी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को सारा छुट्टी मिला करके मैक्सिमम कितना छुट्टी दिया जा सकता है, तो कहा गया कि मैक्सिमम छुट्टी देने का बिना प्रेसिडेंट के इजाज़त के, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो माफ़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली केस में 5 साल से ज़्यादा अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे रह जाता है तो वो डीम्ड रिटायर माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, उससे ज़्यादा अलाउ ही नहीं है। तो मैक्सिमम 5 ईयर्स सारा छुट्टी मिला करके 5 साल से ज़्यादा छुट्टी एक साथ नहीं दिया जा सकता। अगर हम ईएल की बात करें तो ईएल मैक्सिमम 180 दिन कंटिन्यूअस दिया जा सकता है। और लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट की बात करें तो ये 300 दिया जा सकता है कंटिन्यूअस मैक्सिमम, और सारा छुट्टी मिला के 5 साल मैक्सिमम। तो यहाँ से एक बार नाम फिल कर देते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ए गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ए CGHS बेनिफिशियरी is required to submit a medical certificate for grant of leave on medical ground issued by a, कोई CGHS बेनिफिशियरी है। तो ऐसे अगर CGHS बेनिफिशियरी नहीं है तो उस केस में कहा जाता है कि AMA ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंट, ऑथोराइज मेडिकल, जो डॉक्टर आपके AMA हैं, AMA हैं, उस एरिया के जो AMA हैं जो डिप्यूट किया गया है, उनसे आपको मेडिकल फिटनेस और मेडिकल सर्टिफिकेट उनसे बनवा के जमा करना है। ग्रांट ऑफ लीव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उनसे लेना है। किस केस में मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, तो सपोज कीजिए आपको मेडिकल लीव, मेडिकल अर्जेंसी पे जाना है, मेडिकल लीव जो होता है वो डिनाई नहीं किया जाता है। रूल नंबर 20 की अगर हम बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट पे लीव को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो उस केस में अगर आपको लीव पे जाना है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और रिटर्न जब आप आते हैं
तो मेडिकल फिटनेस देना पड़ेगा। ये कौन से डॉक्टर कौन देते हैं, तो बोला गया कि AMA, जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो AMA हो सकते हैं, जो डिप्यूटेड हैं डॉक्टर वो AMA हो सकते हैं। स्पेशल केसेस में अगर आपका ऑथोरिटी अलाउ कर रहा है तो RMP को भी ये अधिकार दिया गया। अगर 8 किलोमीटर के एरिया में AMA अवेलेबल नहीं है तो RMP, नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए RMP को अलाउ किया गया। RMP भी उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको CGHS की एलिजिबिलिटी है, तो उसके से बोला गया कि CGHS हॉस्पिटल के डॉक्टर जिससे इलाज हो रहा है वो मेडिकल फिटनेस और मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो एक गजेटेड government servant who is CGHS beneficiary is required to submit a medical certificate for grant of leave on medical ground issued by डॉक्टर इन ए CGHS डिस्पेंसरी। CGHS डिस्पेंसरी के डॉक्टर के द्वारा उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 57, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपरनेशन हैड ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज ऑफ EL। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायरमेंट के डेट में सुपरनेशन हो रहा है, 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, मंथ के लास्ट डे को रिटायर हो रहे हैं, उस दिन उनका 300 डेज EL है उनके अकाउंट में। ड्यूरिंग हिज सर्विस ही हैड एबल्ड 60 डेज ऑफ इनकेसमेंट। और पूरे सर्विस के दौरान उन्होंने 60 डेज का इनकेसमेंट लिया है। कब होता है इनकेसमेंट, तो LTC के केस में होता है। एक ओकेजन पे मैक्सिमम 10 दिन का होता है और पूरे करियर में टोटल 60, तो एम्प्लॉय ने 60 डेज का इनकेसमेंट ले लिया है। हाउ मेनी डेज विल ही बी एलिजिबल फॉर इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। चूँकि रिटायरमेंट के डेट में उसके पास 300 डेज का EL अवेलेबल है, 300 डेज EL अवेलेबल है। और इनकेसमेंट कितना का होता है, मैक्सिमम 300 सीलिंग तक EL का इनकेसमेंट हो सकता है ऑन सुपरनेशन। तो पूरा का पूरा सुपरनेशन मिलेगा, 300 डेज का सुपरनेशन मिलेगा। आंसर इज B, 300 डेज। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया है क्वेश्चन दे करके आपको कि LTC में जो इनकेसमेंट हुआ उसको सुपरनेशन के समय इनकेसमेंट से उस पर फर्क नहीं पड़ता है, वो तो LTC के साथ हुआ। LTC में जो इनकेसमेंट होता है 10 दिन का वो टैक्सेबल इनकम होता है, जबकि रिटायरमेंट के समय जो सुपरनेशन होता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, वो ईयर के इनकम में नहीं काउंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें थी इनकेसमेंट से रिलेटेड। सो होप कि क्लियर होगा आप लोगों को। रिटायरमेंट के समय जितना आपके अकाउंट में EL रहेगा अप टू 300 डेज सीलिंग तक वो इनकेस हो जाएगा। Which leave cannot be combined with any other kind of leave। कैजुअल लीव नहीं कंबाइंड होता है, पहले भी बताया था, बाकी सब लीव आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। Which leave cannot be combined with any other kind of leave। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन स्पेशल कैजुअल लीव देख के भी दे दिया है। चलिए हम इसको कैजुअल लीव मान के चलेंगे। कैजुअल लीव सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन होता है। तो ये तो थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है C और D में, लेकिन हम D को लेके चलेंगे कैजुअल लीव। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। कोई एम्प्लॉय मेडिकल ग्राउंड पे लीव लेके जाता है तो उसको क्या चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंस के द्वारा, AMA के द्वारा, या फिर CGHS डिस्पेंसरी के डॉक्टर के द्वारा, या फिर वो नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है और एरिया में डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर, तो उस केस में मेडिकल प्रैक्टिशनर भी नहीं है तो RMP के द्वारा, जो सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर हैं उनके द्वारा भी मेडिकल सर्टिफिकेट देने पे काम हो जाता है। तो बोला गया कि उनको दे करके मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है तो मेडिकल लीव लेना है मेडिकल ग्राउंड पे, या कम्यूट करना है तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, आने के बाद फिटनेस देना होगा। लेकिन ये लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा वेव किया जा सकता है अगर वो लीव 3 दिन या 3 दिन से कम हो। 3 डेज तक के लिए लीव ले रहा तो इग्नोर किया जा सकता है, एग्जम्प्ट किया जा सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए।
Next question is 56. A government servant who had reached the maximum of 300 days on 1st January. 1 जनवरी को जो 15 दिन क्रेडिट किया गया तो उसके बाद उनका 300 डेज पूरा हो गया, 300 डेज EL उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। हैड एबल्ड अर्न लीव फॉर 8 डेज ड्यूरिंग अगस्त। देखिए ये बात कर रहा है 1 जनवरी की। 1 जनवरी को 300 EL, सो 1 जुलाई को फिर से 15 मिल गया तो कितना हो गया, 300 + 15। तो रूल क्या कहता है कि 300 के बाद 300 मैक्सिमम कितना ये मिलेगा EL का इनकेसमेंट रिटायरमेंट के समय 300 के बाद लैप्स होता है, लेकिन 300 के बाद वन टाइम जितना क्रेडिट होगा ना उसको प्लस करके लिखा जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ से 1 जुलाई को क्या होगा, 300 डेज तो इसको मिलेगा। अब सपोज कीजिए 300 डेज तक तो इनकैश होना है। अब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट आएगा और संजोग से रिटायरमेंट से जस्ट पहले उसको 25 दिन का छुट्टी लेना पड़े तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। 300 में से 25 घट जाएगा, 275, और इनकैश होगा 275 का ही। तो इसके लिए एक प्रोविज़न है कि जो 300 के बाद वाले जो छुट्टी क्रेडिट होंगे एडवांस, उसको प्लस करके सर्विस बुक में लिखा जाता है। सो 1 जुलाई को उस एम्प्लॉय के अकाउंट में कितना रहेगा, 300 + 15 डेज। और उस हाफ ईयर में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जितना भी वो छुट्टी लेते हैं वो छुट्टी यही एक्स्ट्रा वाले से डिडक्ट होगा, जो 15 प्लस करके लिखा गया ना उसी से डिडक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 300 + 15, और अगस्त में उन्होंने 8 दिन का छुट्टी ले लिया तो 15 में से 8 छुट्टी घट गया। सो कितना बचा, 300 + 7 डेज। सो 31 दिसंबर को उनके अकाउंट कितना रहेगा, 300 + 7 डेज। फिर जनवरी की बात करें 1 जनवरी को फिर से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 + 15, 15 दिन जोड़ा जा सकता है, 300 + 15 आ जाएगा, बाकी लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें एक कन्फ्यूजन और आ रहा है। 31 दिसंबर को 300 + 7 रहेगा और 1 जनवरी को ये 7 भी लैप्स हो जाना चाहिए और नया वाला 15 ऐड हो जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा। अभी मेरे ख्याल से बेस्ट आंसर यही सी लग रहा है। 31 दिसंबर पूछ रहा तो 31 दिसंबर को 300 + 7 रहेगा, 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42। कितने क्वेश्चन बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन और हैं। Which of the following sentence are correct with respect to right to leave? लीव के राइट के बारे में। लीव क्या होता है, लीव इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज ऑफ राइट। तो इसमें से करेक्ट कौन है, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज ऑफ राइट, नहीं क्लेम किया जा सकता, तो ये सही है। लीव में बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हेन एग्जिजेंसीज ऑफ सर्विस सो रिक्वायर्ड। अगर एम्प्लाई की, गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस की आवश्यकता है गवर्नमेंट को इन पब्लिक फेवर, है ना, तो वैसे केस में गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत है तो लीव को रिवोक किया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है, लीव मना किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का ये राइट नहीं है। तो ये भी सही है। ये कौन से रूल में कहा गया है, लीव CCS लीव रूल 1972 के रूल नंबर 7 में कहा गया है। A competent authority cannot alter the kind of leave applied for by a government servant। competent authority जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ना, उनको क्या क्या है, क्या क्या बोला गया कि उनको रिवोक कर सकते हैं लीव को, लीव वापस, वो लीव ख़त्म होने से पहले ही बुला सकते हैं, लीव को रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, है ना। पब्लिक एक्जिजेंसीज के दौरान अगर ज़रूरत है गवर्नमेंट को तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी लीव को अल्टर नहीं कर सकता। अगर हमने EL अप्लाई किया है तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको CL में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको HPL में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो मैं आपको एक बार की कहानी बता सकता हूँ कि इन 2021 मैंने 5 डेज का CL अप्लाई किया था
और इमरजेंसी में मैंने अप्लाई किया था। मेरी माँ का पैर में फ्रैक्चर हो गया था और मैं पोस्टेड था नॉर्थ ईस्ट में। तो 5 डेज के लिए मैं कहाँ पे आया, अपने घर आया। और संजोग से हुआ ऐसा कि लीव मुझे बढ़ाना पड़ा, मेडिकल इमरजेंसी थी और उसमें 6 डेज मैंने एबल किया, 6 डेज CL एबल किया। जब मैं वापस गया तो मेरे प्रिंसिपल, मेरे लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो थे, वो मुझे बुला करके बोले कि आप ऐसा कीजिए कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए। आप क्या कीजिए, आपके लीव को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, EL में, चूँकि 6 दिन का CL तो दिया नहीं जा सकता। तो वो क्या बोले, वो खुद से नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने मुझे बुला करके बोला कि आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये राइट नहीं है कि वो लीव जो अप्लाई किया गया उसको अल्टर कर सके। क्लियर है ये चीज़? होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैंने क्या कहा था, मैंने सर को बोला था कि सर मैं अल्टर नहीं करूँगा, सो आप मेरा लीव पहले रिजेक्ट कर दीजिए। मैं 6 दिन स्पेशल केस में 6 डेज तो सेंक्शन किया जा सकता है, ये अथॉरिटी के पास ये पावर है। नॉर्मली 5 डेज CL, बट इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू 8 डेज। मैंने उन सर को ये लॉजिक बताया और सर मेरे पास सारा प्रूफ है। मेरी माँ जो डिपेंडेंट है और उसके मेडिकल रीजन के लिए मैंने लीव लिया है, तो मैंने सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेश किया और फिर मेरा 6 डेज लीव अप्रूव हुआ, 6 डेज CL अप्रूव हुआ। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अल्टर जो है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसी भी लीव को अल्टर नहीं कर सकते, वो इम्प्लाई को करना होगा। इम्प्लाई करेंगे, अपने लीव को अल्टर कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ से ऑप्शन तीनों स्टेटमेंट सही हैं, सो D ऑप्शन इज करेक्ट वन। Which of the below sentences are correct with respect to Rule 10 of CCS leave rule? Rule 10 में क्या कहता है? Rule 10 is for commutation of leave. कम्यूट किया जा सकता है लीव को। कम्यूट मतलब चेंज किया जा सकता है, एक लीव को दूसरे टाइप में चेंज किया जा सकता है। और वापस लीव के आने के बाद 30 डेज तक ये प्रोविज़न है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर लिख करके कम्यूटेशन लिख करके देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो लीव चेंज हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने CL लिया, बाद में आपको लगता है कि नहीं CL का आगे आपको काम है, अभी आप EL ले लीजिए, HPL लीजिए, ऐसा पॉसिबल है। अलग अलग केस में अलग अलग प्रोविज़न है। HPL को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट से HPL को CL में कर सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट में कम्यूट वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर काइंड विद इन 30 डेज आफ्टर ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी। सही है ये। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव में कंसीडर द कम्यूटेशन ऑफ लीव। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो सैंक्शन किए हैं लीव, वही कम्यूटेशन को अप्रूव कर सकते हैं। सही है ये भी। एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू टू सच कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड लीव इनटू अनदर शैल बी ऑन द लीव फाइनली गारंटेड टू हिम। ये भी सही है। सपोज कीजिए आप 30 डेज का HPL लेकर के छुट्टी पे जाते हैं, तो आपको उस महीने की सैलरी कितनी मिली? आधी सैलरी मिली, क्योंकि आपने HPL लिया था। वापस आने के बाद आपको कहीं से आइडिया मिलता है कि मैं कन्वर्ट कर लूँ लीव। मैं क्या कर लूँ, 30 डेज तक तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वापस आकर के आपने एक एप्लीकेशन दिया कि मेरे अकाउंट में तो HPL है, HPL से कम्यूट कर दीजिए। तो अब आपका ग्रांट हो गया। ग्रांट क्या हुआ? EL ग्रांट हो गया 30 डेज। HPL आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और EL डेबिट हो जाएगा, वहाँ से घट जाएगा आपके अकाउंट से। उस लीव को EL मान लिया गया। तो अब होगा क्या कि आपको उस महीने की सैलरी तो हाफ मिली थी, मिलनी कितनी चाहिए थी? फुल सैलरी, क्योंकि EL वहाँ पे लगा। तो उतना सैलरी फाइनली आपको सैलरी किस हिसाब से दिया जाएगा, एरियर कैसे दिया जाएगा? तो जो लीव फाइनली ग्रांट हुआ, सो EL के हिसाब से जितना सैलरी कम मिला था आपको, आधी महीने की सैलरी मिली थी तो आधी महीने की एक्स्ट्रा आपको फिर से मिलेगी। और चौथा पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ द राइट टू क्लेम सच कम्यूटेशन। गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसा कम्यूटेशन करने का तो राइट है, 1 महीने तक वो कम्यूटेशन कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव मैं इसको देखता हूँ, ये चारों स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं।
हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव इज क्रेडिटेड इन एडवांस फॉर, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है ये। कई एक बार हम बताए हैं कि हाफ ईयर में 15 डेज का ईएल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15। इंडिकेट द रूल फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज एब्सेंस। So question is indicate the rule for regularization of unauthorized absence। अनऑथोराइज एब्सेंस के रेगुलराइजेशन के बारे में ये एक्चुअल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ओवर स्टेयल अनऑथोराइज एब्सेंस, ओवर स्टेयल का जो चर्चा है वो रूल 25 में है। अब अनऑथोराइज एब्सेंस ये कौन से रूल में है ये मुझे एक्चुअल नहीं पता है। फिलहाल मैं इसको रूल 25 लेके चलता हूँ। रूल 25 में क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या बताया गया है। तो कोई एम्प्लाई 5 दिन का ईएल लेके गया और वो अनऑथोराइज कंटिन्यूअस ज़्यादा ओवर स्टे कर गया, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जितना दिन ओवर स्टे किया उतने दिन, ऊपर क्वेश्चन भी था कि एचपीएल अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा जितना एचपीएल उनके अकाउंट में है, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से डिडक्ट कर लिया जाएगा, और उस दौरान ओवर स्टेल के दौरान उनको सैलरी नहीं मिलेगी, और जो ओवर स्टेल का जो पीरियड होगा वो इंक्रीमेंट वगैरह के लिए काउंट नहीं होगा। ये प्रोविज़न है। तो रेगुलराइजेशन करने का भी प्रोविज़न है, लेकिन इसका रूल मुझे फ़िलहाल नहीं पता है। 22 हो सकता है, मुझे 22 पे ज़्यादा लग रहा है, अनुमान मेरा 22 को जा रहा है। सो खैर देखेंगे इसको अभी हम 25 या 22 कुछ भी कर लेते हैं। लीव अकाउंट ऑफ ए गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाय। लीव अकाउंट ऑफ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का तो हेड ऑफ ऑफिस मेंटेन करते हैं, और गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑडिट ऑफिसर मेंटेन करते हैं। यही सही होना चाहिए, बट फिर भी देख लेंगे। बहुत समय के बाद मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है 2 साल के बाद, 2 साल पहले पिछले एग्जामिनेशन के समय, 1.5 साल पहले जब 23 का रिक्रूटमेंट आया था, 2023 22 में, उस समय तैयारी किया था, तो अभी मुझे ध्यान नहीं है। आगे देखते हैं। Mention the maximum number of month of leave that can be sanctioned by medical authority if he is unable to say with certainty that the government servant will never again be fit for service। तो ऐसे केस में कितने महीने की छुट्टी, मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ ऑफ लीव डेट कैन बी सैंक्शनड बाय मेडिकल अथॉरिटी इफ ही इज अनेबल टू से। तो ऐसे केस में कितने महीने की छुट्टी दे सकते हैं। फिलहाल मैं 8 मंथ लिखता हूँ, ये भी मुझे कन्फर्म नहीं है, देखना पड़ेगा। फैक्चुअल डेटा है तो आंसर देखना पड़ेगा इसका। ऐसे केस में जब गवर्नमेंट सर्वेंट कितना दिन में ठीक होगा ये सर्टेनिटी नहीं है डॉक्टर को, तो कितना दिन का वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो 8 महीना अभी हम डाले हैं, देख लेते हैं इसका आंसर। इफ़ एन एम्प्लॉय ज्वाइंस ड्यूटी ऑन 1 जुलाई आफ्टरनून, कोई एम्प्लॉय 1 जुलाई आफ्टरनून को ज्वाइन करता है। अब 1 जुलाई आफ्टरनून को ज्वाइन किया तो 1 जुलाई 1 तारीख का वर्किंग ड्यूटी नहीं माना जाएगा, फॉरनून में ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो उस हाफ ईयर के लिए 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का जो हाफ ईयर है उसमें 15 दिन का नॉर्मल होता है, ईएल क्रेडिट होता है एडवांस। तो उस एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, तो इसमें रूल क्या है, जिस मंथ एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उस हाफ ईयर में फुल कंप्लीटेड मंथ को काउंट करेंगे और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फुल कंप्लीटेड मंथ जोड़िए, जुलाई तो नहीं हुआ कंप्लीट क्योंकि 1 तारीख को ज्वाइन नहीं किया है फॉरनून में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना, 5 गुना 2.5, 12.5, और इसको राउंड कर दिया गया अगले से, तो 13 दिन का ईएल सैंक्शन क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्लेम टू लीव एट क्रेडिट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड, रिमूव्ड और हु रिजाइंस डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्ट। तो एनी क्लेम टू द लीव, अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस हुए, रिमूव हुए, डिसमिस और रिमूवल के केस में जो उनका ईएल वगैरह का क्रेडिट, लीव का क्रेडिट होता है ना, वो कीज छोड़ना पड़ता है उनको कुछ नहीं मिलता, उनका पेड नहीं होता है। तो हम तो आंसर कीजेज ही देंगे, लेकिन एक जगह कन्फ्यूजन है। रेजिग्नेशन के केस में हाफ एक्सटेंट ऑफ ईएल जो होता है ना वो इनकेस हो जाता है, 150 ईएल तक इनकेस हो सकता है, ये भी एक बात है।
लेकिन चूंकि एक साथ दिया है और ऑप्शन जो मुझे लग रहा है कीजेज को मैं चुनता हूँ, तो चलिए एक बार स्कोर देखते हैं सबमिट करके कितना सही हुआ। व्यू स्कोर पे आते हैं, 17/20, 17 क्वेश्चन सही है, 3 कौन कौन सा गलत है इसको एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ कहता है अंडर व्हाट ग्राउंड्स प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ हॉलीडे टू लीव आर अलाउड ऑटोमेटिकली ऑन प्राइवेट ग्राउंड। ये तो मुझे क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है, क्वेश्चन सही नहीं है। प्रीफिक्स और सफिक्स तो भाई दोनों केस में होगा, खाली प्राइवेट पे क्यों होगा? तो ये तो क्वेश्चन पे डाउट है मुझे। खैर इसको वेरीफाई कर लिया जाएगा, मेरे पास अभी बुक नहीं है, बुक मंगाते हैं तो वेरीफाई करेंगे। Which of the below sentence are correct with respect to rule 10 of CCS लीव रूल? अब ये 4 रूल CCS लीव रूल के 10 के, अब ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ द राइट टू, ये चौथा वाला में सस्पिशन लग रहा था कि राइट कम्यूटेशन का भी राइट नहीं है, ऐसा मुझे तो लग रहा था कम्यूटेशन करने का राइट है, लेकिन लीव इज नॉट ए राइट, मैटर ऑफ राइट ऐसा भी कहा जाता है, तो उस बेस पे हमको लगता है आंसर जो है सो 1 2 3 दिया गया होगा। देख लेते हैं बी 1 2 3, ये फोर्थ वाले पॉइंट को नहीं माना है, राइट वाले वर्ड को ना, ये निगेटिव में आ गया तो इसको नहीं माना है। और एक क्वेश्चन नीचे वाले को देखते हैं, 8 महीना नहीं, अगर ऐसा सर्टेन नहीं है कि कब तक सही होगा तो मेडिकल ऑफिसर जो है, अथॉरिटी जो है, वो 12 महीने तक का लीव अप्रूव कर सकते हैं। बाकी नीचे तो ये कीजेज होगा, कोई लीव नहीं मिलेगा, और 13 डेज ये तो सही है, ओके, ये 8 महीना होगा। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।